हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का यह वीडियो इम्तियाज़ अहमद की बुक बिहार एक परिचय के वस्तुनिष्ठ बुक सीरीज का 5वां वीडियो है। डिस्क्रिप्टिव बुक का वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण सभी चैप्टर्स हैं उनको करवा दिया गया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपकी जो बीपीएससी पीटी है उसको तैयारी करने में आपको मदद करेंगे। डिस्क्रिप्टिव बुक के जो वीडियो हैं वो आपको पीटी और मेंस दोनों में मददगार होते हैं और आपको बिहार सामान्य ज्ञान के संबंध में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के पूर्व आप बिहार एक परिचय जो डिस्क्रिप्टिव बुक का वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लूसेंट का जो एंशिएंट हिस्ट्री पोर्शन है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बुक जो है इस आपका वस्तुनिष्ठ बुक है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है वो सभी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो जब तक आप लोग विस्तृत रूप से अगर बिहार का इतिहास एवं भारत का इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसके प्रश्न को खुद से सॉल्व करने में परेशानी आएगी। और चूँकि ये प्रश्न इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न आपको दिखाती हूँ उसके आंसर हाइड किए हुए रहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि हर 10 प्रश्न में आप खुद का टेस्ट करके देखिए कि हर 10 प्रश्न में आप कितने आंसर कर पाते हैं, कि इससे आपका तैयारी का जांच होगा। और सबसे पहले इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है उसको देखने के पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री और बिहार का जो प्राचीन इतिहास है ये दोनों आपको पढ़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके सभी प्रश्न आप देखेंगे। ये तो एक तो आपका प्रश्न बनकर आएगा जो बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद का जो डिस्क्रिप्टिव बुक है, ठीक है, ये आपका वस्तुनिष्ठ बुक है। वो आपका डिस्क्रिप्टिव बुक जो होगा उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बुक में आपको आते हैं। उसके जो फैक्ट्स हैं उसी को प्रश्न के रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में बनाकर बताया गया है। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं बिहार का जो इतिहास है अपने आप में बहुत समृद्ध है। इसका इतिहास पूरी तरह से भारत के जो प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आपको भारत का प्राचीन इतिहास अच्छी तरह से नहीं समझ में रहेगा, बिहार का प्राचीन इतिहास पूरी तरह से आपने पढ़ा नहीं होगा, तब तक आप इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम नहीं होंगे, ना ही आपको उसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो उन दोनों को वीडियो को आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। लूसेंट के हिस्ट्री से आप प्राचीन इतिहास जो भारत का है वो आप समझ जाएंगे। साथ में जो इम्तियाज़ अहमद का जो डिस्क्रिप्टिव बुक है उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आप वस्तुनिष्ठ के वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और हर 10 प्रश्न में कम से कम आप आंसर करके देखिए 10 प्रश्न में आप कितने आंसर करने में सक्षम हैं। अगर 5 या बिलो 5 करते हैं तो समझ लीजिए आपने अभी तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। 5 to 8 करते हैं तो आपने समझ लीजिए कि ये आपकी एवरेज तैयारी हुई है। और 8+ करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने स्टैंडर्ड तैयारी कर ली है। तो एक पैमाना, ठीक है। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बिहार का जो इतिहास एवं संस्कृति है उसमें उसके स्रोत के बारे में जाना, पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं मगध साम्राज्य के उत्थान पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य और उससे संबंधित प्रश्न। और हर प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर हाइड किया हो रहेगा। आप अपने आंसर को खुद से लिखकर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया हुआ है, या फिर मन में आपने अगर आंसर कर लीजिएगा तो आप चेक करिएगा कि आप जो आंसर कर रहे हो वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक तरह से आपको अपने खुद की जांच खुद से कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री भारत का और बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो दोनों पहले डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ लीजिए, तब ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आ रहा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी धनानंद और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा होगा आंसर? अगर आपने पढ़ा है डिटेल्स में तो मौर्य साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी? डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें उसका जो मदद करने वाला कौन था या फिर उसका संरक्षक कौन था? चाणक्य, ठीक है, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए राजगिरी को राजगीर भी बोलते हैं, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज, डी वैशाली। आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी
पाटलिपुत्रा थी। इसके पूर्व में आपने मगध साम्राज्य के बारे में देखा है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप एक तरह से क्रोनोलॉजी है, ठीक है। अगर आप ईयर वाइज पढ़ते हैं तो आपके लिए समझने के लिए अच्छा रहता है। तो क्रोनोलॉजी के अनुसार चलिए, सबसे पहले आप प्राचीन इतिहास के स्रोत को पढ़िए, फिर उसके बाद प्राक इतिहास पढ़िए, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़िए अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री भारत का पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार इसका जो क्रोनोलॉजी है बिहार के इतिहास का, उसके अनुसार ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट के क्रिएशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? अभी जस्ट आपको आंसर मैंने बताया था, ठीक है, आपको पता होगा आंसर। ए चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते थे, कौटिल्य भी कहते थे, बी धनानंद, सी मेगास्थनीज, डी सेल्यूकस। आंसर आपको पता है, जस्ट मैंने बताया था। आंसर होगा ए चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी। मौर्य साम्राज्य की संस्थापना कब हुई? ए 351 ईसा पूर्व, बी 320 ईसा पूर्व, सी 320 ईस्वी में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य के बारे में लूसेंट में बहुत सारे फैक्चुअल आपको फैक्ट मिलेंगे, तो आप उसके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बिहार का इतिहास अपने आप में समृद्ध होने की वजह से ये भारत के इतिहास से जुड़ जाता है, ठीक है। भारत का इतिहास अगर पढ़ते हैं तो अपने आप आपकी बिहार के इतिहास की भी तैयारी होती है, लेकिन चूंकि फोकस करना है आपको बिहार के इतिहास पर, तो थोड़ा सा आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी। इसीलिए लूसेंट का एक जो मौर्य साम्राज्य का उदय और मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ, उसके बारे में आप उसके जो वीडियो अपलोड किए उसको देख लीजिएगा, और जो बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की डिस्क्रिप्टिव बुक है उसके वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा देख लीजिए, बी 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और स्थापना किसने किया था? आप सभी अभी जस्ट आप लोगों ने आंसर देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की थी? चाणक्य की सहायता से। और राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। इस तरह से मिलाते हुए फैक्ट याद करेंगे। आगे देखिए, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ए अशोक महान, बी बिंदुसार, सी तीवर और डी चंद्रगुप्त मौर्य। आप समझ लीजिए, हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा? डी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब? ए 311 ईसा पूर्व, बी 315 ईसा पूर्व, सी 320 ईसा पूर्व, डी 305 ईसा पूर्व। यहाँ पे देखिए जो भी फैक्ट है ना, ये आप समझ लीजिए कि बीपीएससी का अगर पुराना क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे फैक्ट आपको रिलेटेड हैं, आपको बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस बीपीएससी में आ चुके हैं, और जो नहीं आए हैं समझिए, और या फिर जो आ चुके हैं उन दोनों के आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी नंबर 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला कौन था? ए सिकंदर, बी सेल्यूकस, डी डेमेट्रियस, डी डिमोक्लिस। आंसर होगा बी सेल्यूकस, ठीक है। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व में आता है। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ए अशोक, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ए चाणक्य, बी तीवर, सी मेगास्थनीज, डी भद्रबाहु। आंसर आपको पता है, आंसर है चाणक्य। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था, प्रधानमंत्री था, और जब ये पूरी तरह से असहाय था तो इसके ही रणनीति के आधार पर यह धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में और खुद को सुदृढ़ करने में सफल होता है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है?
ए ईरानियों से, बी यूनानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए ईरानियों से, बी यूनानियों से, सी शकों से और डी यूचियों से। आंसर, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री ठीक से पढ़ा है, भारत के इतिहास के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ, तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी ये फैक्ट जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आंसर क्या हो जा रहा है? बी यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ये देखिए बीपीएससी, ये है तो प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया, लेकिन आप ये भी आप देखिएगा इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, और आपको ना सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी या फिर यूपीएससी में भी ये प्रश्न आपको पूर्व में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, दिव्यवदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक के शिलालेख। आप सभी ने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो इंडिका है वह पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताती है, जिसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखिए, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। आंसर होगा ए नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन हो गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। अभी जस्ट मैंने आपको आंसर बताया था, ये बीपीएससी 47 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर होगा इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी कौटिल्य, सी भवभूति, डी मिलिंद। आंसर होगा बी कौटिल्य। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं एवं विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और ये जो अर्थशास्त्र बुक है कि एक्चुअली में उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में उसमें बताया गया है। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ए स्ट्रैबो, बी फाहियान, सी मेगास्थनीज, डी युआनचुआंग। तो पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा था। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें आपको पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से मिलता है। आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनता है? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी तीवर, डी बिंदुसार। आंसर होगा डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी तीवर, डी अशोक। आंसर है बी बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था, और इसने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह एक दिन महान शासक बनेगा। नेक्स्ट, अशोक द्वारा अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किसमें? ए शहबाजगढ़ी अभिलेख में, बी ब्रह्मगिरी अभिलेख में, सी शिलालेख 13 में और डी सोपारा में। आंसर हो जाएगा सी शिलालेख 13 में। देखिए अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है या फिर उनमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, इनसे संबंधित प्रश्न आपको बीपीएससी में ही नहीं बिल्कुल बहुत सारे स्टेट पीसी में पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आपको लूसेंट वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी कनिष्क और डी अशोक। पहला और द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में पूर्व में आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ए मोगलीपुत्तिस, बी पिंगलवत्स,
सी महाकश्यप, डी वसुमित्र। यह जो अध्यक्षता हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति की, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीसरे में, और एक किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। आयोजन कहाँ हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का? 21 क्वेश्चन देखिए। ए राजगृह, बी वैशाली, सी कुंडलवन, डी पाटलिपुत्र। देखिए आप जो प्रश्न देख रहे हैं ना तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, एक 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। किसकी अध्यक्षता में हुई, किसके शासनकाल में हुई थी, आयोजन कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ। ये चारों चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए चारों बौद्ध संगीतों के बारे में, क्योंकि प्रश्न एकदम आते ही आते एक फिक्स है आपको बीपीएससी में पूछता है, तो चारों को एकदम आपको रट जाना है, चाहे जैसे भी आप रटे, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न तो आपको समझिए 1 नंबर ये पक्का रहता है कि ये आएगा ही आएगा। उस तरह जैन संगीतियाँ हैं, तो जैन संगीतों में भी सेम प्रश्न पूछता है, किसके शासनकाल में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, आयोजन कहाँ हुआ और किस वर्ष हुआ, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र ने। और कब हुआ था? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 फैक्ट मैं बता रही हूँ, हर बौद्ध संगीति का 4 फैक्ट याद रखना चाहिए। ए 251 ईसा पूर्व, बी 269 ईसा पूर्व, सी 234 ईसा पूर्व और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जा रहा ए 251। तो आपको मिलाते हुए याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई। इस तरह से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी उपयुक्त में से सभी। आप कलिंग के युद्ध के बारे में बहुत फेमस है, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। नहीं पता है तो मैं फिर से कहूँगी उसको पढ़ लीजिए, और जो इसका डिस्क्रिप्टिव बुक है इम्तियाज़ अहमद का, उसको भी पढ़ लीजिए, आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। आंसर होगा सी अशोक। अशोक के शासन अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा। ए ऑप्शन है कलिंग, बी सिंधु, डी सी कंबोज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपको पता ही है, अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था इसमें अशोक की विजय हुई थी, लेकिन इस युद्ध में जो भारी तबाही लोग देखते हैं, उसने जनमानस की तबाही को देखा, चीज़ों की तबाही को देखा, जानवरों के बहुत सारे जानवर मारे गए थे, मतलब समझिए कि पूरी तरह से जो बर्बादी, हर तरफ जो रक्तपात जो देखता है वो अशोक, तो उससे उसका जो हृदय है वो काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, ग्लानि से भर उठता है, और उसने फिर अंत में युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपना लेता है। अशोक का धम्म क्या था? ए नैतिक आचार संहिता, बी प्रशासनिक संहिता, सी युद्ध संहिता और डी उपयुक्त सभी। आंसर देखिए नैतिक आचार संहिता, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ए सुवर्णगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी अवंती, डी वैशाली। आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी वैशाली। तो अशोक ने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की। ऑप्शन हो जाएगा सी बोधगया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक किस वर्ष में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। इवन आपको देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, सबको एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आपको कंठस्थ होना है, और इसके पहले आपको डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ना ही पढ़ना है, भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ए 9वें, बी 10वें, सी 11वें, डी 7वें। आंसर हो जाएगा बी 10वें वर्ष में उसने बोधगया की यात्रा की थी, और यह धम्म यात्रा का जो सर्वप्रथम स्थान था, ठीक है। जो बोधगया की यात्रा की थी उसने 10वें वर्ष में की थी अपने राज्याभिषेक के, और यह जो है
धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम जो जिस जगह पर भ्रमण किया था उसने वो बोध गया ही था। नेक्स्ट 29 अशोक स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ए भागलपुर, बी कैमूर, सी चंपारण, डी छपरा। आंसर हो जाएगा सी चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख नहीं है। ए लौर्य अरेराज, बी लौर्य नंदनगढ़, सी रुमिनदेई और डी रामपुरवा अभिलेख। आंसर है सी रुमिनदेई अभिलेख अशोक के स्तंभ लेख में नहीं आता है। बाकी लौर्य अरेराज, लौर्य नंदनगढ़ और रामपुरवा अशोक के स्तंभ लेख में है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में पांच प्रांत का जो उल्लेख मिलता है उसमें प्राची या प्राची प्रांत पूर्व प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? ए वैशाली, बी राजगिरी, सी तोसली, डी पाटलिपुत्र। आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। जो अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख है उसमें जो प्राची प्रांत था अर्थात पूर्वी प्रदेश था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। ये बीपीएससी के 41वीं परीक्षा में पूछा जा चुका है। और देखिए बहुत से जो प्रश्न हैं आप में उसमें ईयर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो ओल्ड एडिशन की बुक है उसका पीडीएफ है। न्यू एडिशन में अगर आपके पास बुक अवेलेबल होता है उस पर देखिएगा बहुत सारे प्रश्न के आगे आपको उसका ईयर लिखा हुआ है। कुछ प्रश्न तो एक ही प्रश्न आपको 2-2, 3-3 बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था कहाँ था? कुम्हरार पटना में, बी राजगृह या राजगीर में, सी वैशाली, डी मनेर। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद जो स्थित था यह कुम्हरार पटना में स्थित था, जहाँ कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्या ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? ए फाहियान, बी मेगास्थनीज, सी एरियन, डी वी.ए. स्मिथ। आंसर हो जाएगा सी एरियन। तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा ना ही एक बेतना कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? ए ह्वेनसांग, डी बी फाहियान, सी मेगास्थनीज, डी चाणक्य। आंसर हो जाएगा बी फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार इसमें ये भी पूछा जा चुका है कि बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये गया के निकट स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी दशरथ, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो ये जो गया के निकट जो 4 गुफाएं थी, सुदामा, विश्व, झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण, इसका निर्माण अशोक ने आजीविकों के लिए किया था। बौद्ध धर्म के जो आजीवक होते हैं उनके लिए ये इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। गया के सम्मुख नागार्जुनी के पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी बिंदुसार ने, डी दशरथ ने। आंसर हो जाएगा डी दशरथ, जो कि अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चाम्रग्राहिणी यक्षिम जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ए दीदारगंज पटना से, बी वैशाली से, सी बसाड़ से, डी सारनाथ से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आंसर होगा ए दीदारगंज में से चाम्रग्राहिणी या फिर यक्षिणी की मूर्ति मिली है। दीदारगंज कहाँ है? पटना में। इसको स्त्री रत्न का भी नाम दिया गया था। बिहार के किस स्थल से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ए सोनपुर वैशाली से, बी लोहानीपुर पटना, सी बसाड़ वैशाली, डी भागलपुर।
आंसर होगा बी, लोहानीपुर पटना से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? ए सेल्यूकस ने, बी मेगास्थनीज ने, सी चाणक्य ने, डी जस्टिन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूर्व में भी पूछा जा चुका है। तो पाटलिपुत्र का जो नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, इसको मेगास्थनीज ने किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अभी आपने पढ़ा था, ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगिरी। आंसर हो जाएगा बौद्ध सभा ये आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। ये बहुत बार आपको अदर स्टेट विशेष में भी पूछा जा चुका है। आंसर होगा बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने, जिसे टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं, उसने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। किस विद्वान के शासन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस अर्थात पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? आंसर है, ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी प्लूटार्क, बी सी जस्टिन, डी स्ट्रैबो। ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस अर्थात पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था। यूनानी दूत डिमॉलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदत्त। आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। तो यूनानी दूत डिमॉलकिस का आगमन मगध के शासक बिंदुसार के दरबार में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बीपीएससी 39वें आया हुआ प्रश्न है। मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनदेही स्तंभ, सी कीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। अभी आपको बताया गया कि अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था, जो कि बराबर की गुफाओं के नाम से फेमस है, और ये कहाँ है? गया में। ठीक है, तो ये किसके लिए था? आजीविकों के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अशोक की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी वाराणसी, सी सांची, डी उज्जैनी। आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ए चाणक्य का, बी डिमॉक्लिकस का था, सी मेगास्थनीज का, डी फाहियान का। आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, या उपयुक्त सही? आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सही। तो मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र भी यहाँ का कठोर था। अशोक के स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बी उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, सी उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सही।
देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कालाशोक, डी कनिष्क। आंसर हो जाएगा बी अशोक। अशोक देव नाम प्रिय के नाम से भी अपने आप को संबोधित करता था। धम्म महामार्ग के कार्य क्या थे? ए धम्म नीति का क्रियान्वयन, बी लोगों के बीच दान का वितरण, सी जन कल्याण के उपाय, डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सही। धम्म महामार्ग का कार्य था धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान का वितरण और जन कल्याण के भी उपाय करना। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? ए न्यायिक अधिकारी, बी सैनिक अधिकारी, सी कर वसूलने वाले अधिकारी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो भी प्रश्न है सब मैं आपको पढ़ती हूँ, उसका आंसर देख रहे हैं आप, देखते हैं हिडन रहता है, तो आंसर खुद ही आप कहीं लिख करके रख लीजिए कि आपने आंसर क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है, या फिर आप मन में रख लीजिए कि कितना आंसर हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको आंसर लिख के रख लेना चाहिए और उसके बाद अपने आंसर को मिलाइए कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपका खुद का तैयारी पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर चुकी है। आंसर हो जाएगा डी। तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजू जो हुआ था वह न्यायिक अधिकारी, ना न्यायिक अधिकारी था, ना सैन्य अधिकारी था, ना ही कर वसूलने वाला था। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? ए कौटिल्य, बी पाणिनि, 1 है कौटिल्य, 2 है पाणिनि, 3 है आपका, 3rd है उपावर्ष। अब ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक होगा या फिर पहला और दूसरा होगा या फिर पहला और तीसरा होगा या फिर डी के अनुसार तीनों होगा। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, तीनों होगा, क्योंकि मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष तीनों का नाम आता है। 56 देखिए, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण कौन कौन है? नंबर 1 है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, नंबर 2 है दीदारगंज की यक्षी, 3rd है बराबर की गुफाएं, 4th है राजगीर की सोन भंडार गुफा। ऑप्शन देखिए, ए में चारों है, बी में 1st, 2nd, 3rd है, सी में 1st, 2nd एंड 4th है और डी में 1st, 3rd एंड 4th है। तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला के जो सुंदर उदाहरण है उसमें आपको बी 1st, 2nd एंड 3rd आता है, अर्थात पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं, तीनों आपको मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। अशोक के धम्म नीति की जानकारी किससे मिलती है? द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से और उपयुक्त सभी से। आपने लुसेंट के बुक पढ़े होंगे, देखा होगा, उसमें भी आपको इसके बारे में लाइन से जितने भी महत्वपूर्ण शिलालेख है उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में आपको एक बॉक्स बनाकर दिखाया हुआ है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो अशोक की धम्म नीति है उसके बारे में उसके द्वितीय स्तंभ लेख में, द्वादश शिलालेख में और 7वें शिलालेख तीनों में उल्लेख आता है। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? ए द्वितीय स्तंभ लेख में, बी 7वें शिलालेख में, सी 9वां शिलालेख में, डी द्वादश शिलालेख में। आंसर देखिए, सी है 9वां शिलालेख में। अशोक के दान और धम्म दान के अंतर को अशोक ने स्पष्ट किया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? ए विदेशी आक्रमण, बी अयोग्य शासक, सी आर्थिक संकट, डी प्रांतीय विद्रोह। और देखिए इस प्रकार के प्रश्न का आंसर तभी आप कर सकते हैं जब तक आपको डिटेल्स में जानकारी होगी तभी। ठीक है, इसलिए डिटेल्स में सबसे पहले पढ़िए तब जाके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका आर्थिक संकट नहीं है। तो इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन के जो संभावित कारण है उसमें एक हो सकता है अयोग्य शासक, दूसरा हो सकता है प्रांतीय विद्रोह और एक अन्य है आपका विदेशी आक्रमण। बाकी आर्थिक संकट के कारण ये मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होगा ऐसा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इसमें मौर्योत्तर बिहार, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आया होगा और इवन बहुत सारे तथ्य आपको याद हो गए होंगे। ये तो फैक्ट है कि आपको बहुत सारे तथ्य जो हैं एकदम याद हो चुके होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बीपीएससी का तैयारी है उसका थोड़ा और उसमें मजबूती आएगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा मौर्योत्तर बिहार के बारे में, और आगामी जो सभी वीडियो होंगे उनको जो ज़रूर देखिएगा जिससे आपका तैयारी आपका मजबूत होगा।
और ये तो आपको बिहार स्पेसिफिक है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड का जीएस के भी वीडियो आ रहे हैं मेरे चैनल पे। इसके अलावा अभी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वीडियो आ रहे हैं जो कि आपका जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी में मददगार होंगे, तो उनके वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ लूसेंट के एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो डाला हुआ है, वो भी आपके लिए बहुत ही प्रासंगिक है, उनको ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।